हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 26th डे। लास्ट क्लास में हमने 20 एमसीक्यूज कर लिए थे जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किए हैं, अभी अभी अपडेट किए हैं। तो वो क्वेश्चंस एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए उससे आगे हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी। तो सेबी ने कौन सा रेगुलेट नहीं किया, क्या रेगुलेट नहीं किया, देखते हैं। द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एफआईआई पर क्या सेबी का कोई रेगुलेशन है? बिल्कुल है। म्यूचुअल फंड्स पर बिल्कुल है। डिपॉजिट्स पर बिल्कुल है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई पर सेबी का कोई रेगुलेशन नहीं है। सो आंसर इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 22nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया? पहला है एग्जिट लोड इज नॉट अलाउड, दूसरा एंट्री लोड इज अलाउड, तीसरा एंट्री लोड इज नॉट अलाउड एंड फोर्थ वन इज एग्जिट लोड अलाउड इन सम केसेस। तो सही आंसर क्या है? एग्जिट लोड अलाउड इन सम केसेस। रीजन क्या है सुनो। एंट्री लोड क्या होता है? जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तो एंट्री लोड ये होता है कि मान लीजिए वहां पर 0.5% एंट्री लोड लगा हुआ है, तो 100 रुपए में से 0.5% आपका कट हो जाएगा और बाकी का पैसा ही इन्वेस्ट होगा। दैट इज एंट्री लोड। ओके, और एग्जिट लोड क्या होता है? जैसे आप वो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स हैं, जो आपने इन्वेस्ट किया था पैसा, मान लो वो 150 रुपीज हो गया और अब आप उसे विड्रॉ करने जा रहे हैं, मतलब आप रिडीम करने जा रहे हैं। तो 150 रुपीज का जब जैसे ही आप रिडीम करेंगे तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। एग्जिट लोड क्या होता है? 150 होगा, मान लो 1 रुपया कट हो गया, आपको मिलेगा 149 रुपीज। दैट इज एग्जिट लोड। तो अब इंडिया में क्या है? एंट्री लोड है या एग्जिट लोड है? पहली बात, इंडिया में एंट्री लोड नहीं है, सिर्फ एग्जिट लोड है। और एग्जिट लोड भी सब जगह नहीं है। कहाँ है? कहा कि म्यूचुअल फंड कहता है कि अगर आप विद इन अ ईयर, विद इन 2 ईयर अगर आप रिडीम कर लेते हैं तो आप एग्जिट लोड लगेगा, अदरवाइज आप पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस पर। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? एग्जिट लोड है लेकिन सम केसेस में है। ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल बाद भी यूनिट्स रिडीम कर रहा हूं तो भी मुझे एग्जिट लोड देना पड़ रहा है, नहीं। ये सिर्फ 1 साल 6 महीना इसलिए रखा जाता है ताकि लोग पैसा जल्दी विड्रॉ ना करें। ओके, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया? इनमें से कौन सा इंडिया में अवेलेबल नहीं है? क्या अवेलेबल नहीं है? इंडेक्स ऑप्शन बिल्कुल है, निफ्टी है, निफ्टी का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन चलता है, सेंसेक्स का चलता है। इंडेक्स फ्यूचर बिल्कुल, निफ्टी फ्यूचर चलता है। कमोडिटी ऑप्शन, कमोडिटी के अंदर ऑप्शन नहीं चलता, कमोडिटी के अंदर केवल फ्यूचर चलता है। तो इंडिया में क्या नहीं है? कमोडिटी ऑप्शन नहीं है। ओके, विच ऑफ द, कमोडिटी मतलब सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एटसेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरीज? डिपॉजिटरीज का बेनिफिट क्या है सर? डिपॉजिटरी मतलब एनएसडीएल, सीडीएसएल। ओके, इनका बेनिफिट क्या है? रिडक्शन इन द शेयर ट्रांसफर टाइम टू द बायर। ओके, दूसरा क्या बोला? रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ स्टूलन, फेक, फोर्स्ड शेयर। ओके, नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। ओके, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे बेनिफिट्स हैं डिपॉजिट्स के। एनएसडीएल और सीडीएसएल दो डिपॉजिटरीज हैं। ये हमारे ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर टाइम को क्या कर रहा है? कम करता है। ओके, रिड्यूस रिस्क ऑफ स्टूलन, फेक, फोर्स्ड शेयर, कोई शेयर चोरी हो गया, धोखेबाजी हो गई, इन सब से बचाता है। और कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लग रहा किस पर? ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन डीमेट फॉर्म। डीमेट फॉर्म मतलब जो सिर्फ कंप्यूटर फॉर्म में है, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ये सारे काम ये डिपॉजिटरीज के हैं, ये सारे फायदे अपने को डिपॉजिटरीज के मिलते हैं। क्रेडिट रेटिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी इज, क्रेडिट रेटिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी, कोई डेट सिक्योरिटीज है, ठीक है ना, अब उसको क्रेडिट रेटिंग जैसे किस स्कोरिंग हो जाता है, ट्रिपल ए, डबल ए, तो ये क्रेडिट रेटिंग इस तरीके से दी जाती है, ठीक है ना। अलग अलग और भी रेटिंग देने के तरीके हो सकते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग कोई देता क्यों है? किसी डेट सिक्योरिटीज को रेटिंग दी क्यों जाती है? पहली बात तो सिर्फ ये एक ओपिनियन होती है उस डेट सिक्योरिटी के बारे में कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक फ्री ओपिनियन मिल जाता है, एक ओपन ओपिनियन मिल जाता है, ताकि आप अपना पैसा कहीं फालतू गलत जानबूझकर किसी रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट ना कर दें। तो यहाँ पर क्या है, क्या ये गारंटी देता है कि वो पैसा वाकई में, जिसका ट्रिपल ए मान लो रेटिंग दे दी, तो वो पैसा दे देगा? नहीं। क्या ये पॉजिटिव सजेशन है या नेगेटिव सजेशन है? नो, ये सिर्फ एक ओपिनियन है। और
ये अगर काम करता है तो ठीक है, नहीं काम करता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ये है OTCEI। ओके, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम था OTCEI, नॉट BSE, नॉट NSE। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स नॉट ट्रेडेड ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, इनमें से कौन सा डेरिवेटिव इंडियन स्टॉक मार्केट पे ट्रेड नहीं करता है? तो इंडेक्स ऑप्शन करते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स भी करते हैं, SBI फ्यूचर, ठीक है ना, और TCS फ्यूचर, इन्फी फ्यूचर, ये सब स्टॉक फ्यूचर भी काम करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर बिल्कुल, निफ्टी फ्यूचर वगैरह काम करता है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट नहीं, ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है। ओवर द काउंटर मतलब आमने सामने हम बैठे हैं और आपस में डील कर रहे हैं, तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता। देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चंस तो फाइनल के SFM के भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब दिया है इंस्टीट्यूट वालों ने तो देखो पढ़ना है तो अपने को, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और वो जो थ्योरी के चैप्टर्स है आपके 3, तो वहां पर भी इनके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ टर्म्स हैं, तो इसलिए आप मना नहीं कर सकते कि हमारे नहीं आ सकते। ओके, हाउ मेनी डिपॉजिटरीज आर देयर इन इंडिया? 2 है, CDSL और NSDL। ओके, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। सेकेंडरी मार्केट मतलब देखो, फर्स्ट प्राइमरी मार्केट तो हो गया, कंपनीज IPO लेकर आ रही है ना। सेकेंडरी मार्केट हम खरीद रहे हैं शेयर और बेच रहे हैं आपस में, तो सेकेंडरी मार्केट को कौन रेगुलेट कर रहा है? सेबी रेगुलेट कर रहा है। फिर उसके बाद 30, डैश फंड्स डू नॉट हैव अ फिक्स डेट ऑफ रिडम्पशन, इन फंड्स का कोई रिडम्पशन डेट फिक्स नहीं होता है। कौन से फंड होते हैं? ओपन एंडेड फंड होते हैं। ओपन एंडेड फंड का कोई लास्ट डेट नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, कोई ऐसा रिडम्पशन डेट नहीं होता है कि इस दिन आके अपनी यूनिट्स हम आप आ जाना, हम रिडीम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ओपन एंडेड फंड किनका होता है? क्लोज एंडेड फंड का होता है ना। क्लोज एंडेड फंड का ऐसा रिडम्पशन डेट होता है कि भैया इतने साल बाद हम ये रिडीम कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद इन इंडिया निफ्टी एंड सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, निफ्टी और सेंसेक्स की कैलकुलेशन मैं बताता हूँ कि भाई निफ्टी 50 कंपनी से बना था, याद है 1995 1996 में से बोलता हूँ। और फिर जैसे जैसे कंपनीज का वैल्यूएशन बढ़ता गया, निफ्टी का भी वैल्यू बढ़ता गया। तो वो वैल्यूएशन कौन सा वाला वैल्यूएशन है? वो वैल्यूएशन है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? अदर देन प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स है, प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स के अलावा जितने भी शेयर्स है, जितना भी शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट इज द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यू उसके बेसिस पर डिपेंड करती है। किसके बेसिस पे? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रमोटर्स के अलावा जो होल्डिंग है। ओके, फिर द टाइप ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी यूज फॉर द शॉर्ट टर्म लोन इज, क्या होगा सर? शॉर्ट टर्म लोन है तो सिक्योरिटी भी शॉर्ट टर्म होगी ना, बिल्कुल। तो स्टॉक और गुड्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी ऑफ बैंक, इनमें से लाइबिलिटी, बैंक की लाइबिलिटी कौन सी है? तो ट्रेजरी बिल्स है, कॉमर्शियल पेपर्स है, जंक बॉन्ड्स है, ये नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करती है बैंक, जब आप पैसा जमा करवाएगा तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाएगा, तो ये बैंक के लिए क्या होगा? लाइबिलिटी होगा, बैंक आपको पैसा वापस देगा। कॉमर्शियल पेपर इज अ टाइप ऑफ, कॉमर्शियल पेपर किसका टाइप है, कैसी सिक्योरिटी है? क्या ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट होता है? अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट। अच्छा, कॉमर्शियल पेपर सिक्योर्ड नहीं होता है और शॉर्ट टर्म पैसा है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो जिसने इश्यू किए हैं उसके लिए ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म डेट हो गया है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड? ओके, जो शॉर्ट टर्म फंड का पार्ट नहीं है। ओके, क्या है सर? ट्रेड क्रेडिट, अगर आप किसी से उधारी लेते हो तो यस, ये शॉर्ट टर्म फंड का पार्ट होता है। एक्रूड एक्सपेंसेस, किसी को पैसा नहीं दे रहा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये शॉर्ट टर्म फंड का पार्ट होता है। बट डिविडेंड के लिए प्रोविजन बनाना, ये कोई शॉर्ट टर्म फंड का पार्ट नहीं है कि आपने डिविडेंड रोक के रखा है, प्रोविजन बनाया है। ये कोई शॉर्ट टर्म फंड का पार्ट नहीं होता है, बस प्रोविजन बनाया, जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे पे करना है। In India, commercial papers are issued as per the lines issued by, कौन इश्यू कर रहा है कॉमर्शियल पेपर? RBI। कौन इश्यू कर रहा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देन उसके बाद कॉमर्शियल पेपर आर जनरली इश्यूड एट अ प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू से कम पे, फेयर वैल्यू इन फेस वैल्यू। कॉमर्शियल पेपर्स आर जनरली इश्यूड एट अ प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम पे इशू किए जाते हैं कॉमर्शियल पेपर, मतलब डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉमर्शियल पेपर? कॉमर्शियल पेपर, ये जितने भी क्वेश्चन है कॉमर्शियल पेपर वाले सब आपके ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉमर्शियल पेपर, कौन सा एप्लीकेबल नहीं है कॉमर्शियल पेपर पर? कहा फेस वैल्यू पे, इश्यू प्राइस, कूपन रेट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल बोल दिया, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, कूपन रेट ये सभी एप्लीकेबल होता है, सारी चीजें होती है, तो नन ऑफ द अबव। ऐसा पूछता एप्लीकेबल और फिर बोलता नन तो गलत हो जाता, नॉट एप्लीकेबल नन ऑफ द अबव मतलब ऑल ऑफ द अबव हो गया। ओके, सब एप्लीकेबल है। अकाउंटिंग रेशियोज आर इंपॉर्टेंट टूल्स यूज्ड बाय, अकाउंटिंग रेशियोज कौन यूज करता है? मैनेजर्स भी यूज करते हैं, रिसर्चर्स भी यूज करते हैं, इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं, सो ऑल ऑफ द अबव। नेट प्रॉफिट रेशियो सिग्निफाइज, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है? ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है, तो ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, फिर उसके बाद प्रॉफिट फॉर लीडर्स, ये इससे लैंडर्स ये कंफ्यूज हो सकते हैं, नहीं प्रॉफिट फॉर लैंडर्स नहीं, ऑपरेशनल प्रॉफिट मतलब माल बेचने से कितना हुआ, बिजनेस करने से आपको कितना प्रॉफिट हुआ ये। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेजर द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल विद, मैंने कहा था जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं जनरली उसमें सेल्स आता है। डेटा टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल्स आएगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट परचेज आएगा, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में सीओजीएस आएगा। ओके, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या आएगा? सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ओके, फॉर्मूला रहेगा सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। डिविडेंड पे आउट रेशियो, आप अर्निंग्स का कितना पोर्शन डिविडेंड बांट देते हैं, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? डीपीएस अपॉन ईपीएस रहेगा। फिर ड्यूपॉन्ट एनालिसिस डील्स विद, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस किसके साथ डील करता है सर? ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में फॉर्मूला क्या रहता है? रिटर्न ऑन एसेट्स का, रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला रहेगा जिसको हम आरओआई भी बोलते हैं इन जनरल टर्म। हालांकि आरओए और आरओआई अलग अलग होता है, बट मैंने बताया था क्लास में बताया था कि होता आरओए है, बट कभी कभी इसको एज आरओए भी बोल दिया जाता है, तो परेशान मत होना। तो आरओए रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या होगा? एसेट टर्नओवर रेशियो इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ये ड्यूपॉन्ट एनालिसिस किस पर फोकस कर रहा है? आपके प्रॉफिट के एनालिसिस पर, कि एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब क्या आपकी सेल्स इंक्रीज करके प्रॉफिट ज्यादा कमाया जा रहा है, या नेट प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा बढ़ाकर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखो इंसान दो ही तरीके से कमा सकता है, या तो उसका टर्नओवर इंक्रीज हो जाए या फिर उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाए। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस हमें इसके बारे में ही बताता है, एसेट टर्नओवर रेशियो इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स अपॉन एसेट, ठीक है ना, और नेट प्रॉफिट रेशियो का नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। सेल्स से सेल्स कट हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन एसेट बढ़ जाएगा, दैट इज आरओए। इन नेट प्रॉफिट रेशियो द डिनोमिनेटर इज, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? नेट सेल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद, तो इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर कर रहा है किसका? रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद, इन्वेंट्री का रिलेशन सीओजीएस से, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसके बाद द टर्म ईवीए इज यूज्ड फॉर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड याद रखना, टर्म ईवीए इज रेफर टू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मे बी इम्प्रूव्ड बाय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसे ही अगर आप सेल्स बढ़ाएंगे तो यस आपका अर्निंग्स बढ़ेगा, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, खर्चे कम करेंगे तब भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। इंक्रीजिंग कैपिटल यूटिलाइजेशन, अगर आप कैपिटल को ज्यादा यूज कर पाएंगे, कैपिटल का प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे, ऑब्वियसली दैट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। यस, आप इन तीनों में से कुछ भी करते हैं तो आपका आरओआई इंप्रूव होगा। इन करंट रेशियो, करंट एसेट्स आर कंपेयर्ड विद, करंट एसेट्स को किससे कंपेयर किया जाता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये लो जी, तो करंट एसेट्स आर कंपेयर्ड विद करंट लाइबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट 49 से, एबीसी लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 1.5:1 एंड नेट वर्किंग कैपिटल, नेट करंट एसेट नहीं, ये नेट वर्किंग कैपिटल है, ऑफ 5 लाख आर, व्हाट आर द करंट एसेट? तो देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो और करंट रेशियो अगर 1.5:1 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि करंट एसेट अगर 1.5 है तो करंट लायबिलिटी 1 है। ओके, उस केस में वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा? वर्किंग कैपिटल रहेगा आपका 0.5। तो अगर 0.5 वर्किंग कैपिटल है तो करंट एसेट उसका 3 गुना 1.5 है, वैसे ही वर्किंग कैपिटल अगर 5 लाख है तो उसका 3 गुना 15 लाख रुपए क्या है आपकी करंट एसेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट
There is deterioration in the management of working capital of XYZ Limited. What does it refer to? देखो वर्किंग कैपिटल के बारे में बात हो रही है ना. ओके, वर्किंग कैपिटल आपका डेटेरियोरेशन मतलब क्या हुआ, आपको वर्किंग कैपिटल को ज्यादा क्यों जरूरत पड़ा. तो डेटर कलेक्शन पीरियड अगर इंक्रीज हो जाता है, मतलब डेटर्स को आपने उधारी दिया और कलेक्शन पीरियड अगर इंक्रीज हो जाता है, मतलब डेटर से लेट पेमेंट आपको मिल रहा है, इसका मतलब आपका पैसा डेटर में ज्यादा टाइम तक फंसा रहता है, तो इसका मतलब आपको उसके लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा. ओके, तो ये वाला पार्ट आप याद रखेंगे, वर्किंग कैपिटल का रिलेशन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करंट रेशियो, इनमें से कौन सा करंट रेशियो को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करता है. इश्यू ऑफ डिवेंचर टू बाय स्टॉक, अगर आप डिवेंचर इश्यू कर रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, तो देखो इससे कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, स्टॉक और डिवेंचर्स. स्टॉक करंट एसेट होता है, डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होता है. तो एक साइड करंट आइटम आया, करंट एसेट बढ़ रहा है ना, बिल्कुल करंट एसेट बढ़ रहा है तो करंट रेशियो इंक्रीज होगा. इश्यू ऑफ डिवेंचर टू पे क्रेडिटर, अच्छा क्रेडिटर्स को पे करने के लिए आप डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स. ऐसा करने से डिवेंचर्स तो आपकी नॉन करंट आइटम है, वो छोड़ो, क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, करंट रेशियो इंप्रूव होगा, करंट रेशियो इंप्रूव होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. ओके, नाउ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर्स, ये क्या कह रहे हैं, सर आपने इन्वेस्टमेंट बेचे टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, तो क्रेडिटर्स का ही तो पेमेंट हो रहा है, अब क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा तो करंट लायबिलिटी कम होगा, करंट लायबिलिटी कम होगा तो करंट रेशियो इंप्रूव होगा. नेक्स्ट, अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय मशीन, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप ले रहे हैं मशीन खरीदने के लिए. अब इसमें क्या होगा, इसमें आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट रेशियो इंप्रूव नहीं होगा, इवन करंट एसेट्स के कंपैरिजन में करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो करंट रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके, करंट रेशियो इंक्रीज कब होता है, देखो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, दैट मींस अगर करंट एसेट बढ़ती है तो करंट रेशियो इंक्रीज होगा, या करंट लायबिलिटी कम होती है तो क्या होगा, करंट रेशियो इंक्रीज होगा. अब कभी कभी आपको गुमराह करने के लिए ऐसा देते हैं कि करंट एसेट बढ़ गया और साथ साथ आपका करंट लायबिलिटी भी बढ़ गया, या यूं कहूं क्रेडिटर्स को पे किया आपने कैश, करंट लायबिलिटी कम हो गया और करंट एसेट भी कम हो गया, अब क्या होगा बताना पड़ेगा, फिर सोच के बताना क्या होगा, ठीक है ना. ओके, फिर सोच के बताना क्या होगा, फिर ऐसे केस में क्या होता है, फिर आपको क्या करना चाहिए, वैल्यू पुट करना चाहिए, तो इसमें नहीं आएगा, बाकी इंक्रीज डिक्रीज के अंदर नहीं आएगा, बाकी आपको रिवाइज ऐसे पूछा जा सकता है. तो ये करंट एसेट करंट लायबिलिटीज लिखा, और फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि भाई पहले उसने बोला कि 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है तो मैंने कहा अच्छा ये 10,000 है, ये 5,000 है. अब मैंने अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, मान लो क्रेडिटर्स से 2,000 के, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, ये लो जी ये भी 2,000, करंट एसेट भी कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, अब कितना बचेगा, ये 8,000 और ये 3,000. क्या ये 2 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज हुआ, बिल्कुल हो गया, कितना हो गया ये 2.66. ओके, 2.66, यस, इसमें भी करंट रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा. तो बड़ा ध्यान से करना है ना कुछ कुछ चीजें. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ डेट टू टोटल एसेट रेशियो कैन बी इंप्रूव्ड बाय. अब डेट रेशियो कैसे इंप्रूव होगा, डेट टू टोटल एसेट रेशियो मतलब डेट अपॉन टोटल एसेट आप कह सकते हैं, या डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी भी बोला जा सकता है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ये माना जाता है डेट प्लस इक्विटी मिलकर आपका क्या बन जाएगा, टोटल एसेट बन जाएगा. अभी इंप्रूव कैसे होगा, इंप्रूव तब होगा जब आपका डेट कम होगा, जब आपका डेट कम होगा. ओके, जितना बर्डन कंपनी पे कम होता जाएगा डेट बर्डन, उतना इंप्रूव होता जाएगा. हम ये बोलेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, आइडियल रेशियो अपन पढ़ते हैं 2:1. उसका मतलब ये होता है कि इक्विटी अगर एक है, डेट इक्विटी रेशियो, इक्विटी अगर एक है और उसके कंपैरिजन में डेट 2 है, तो मैक्सिमम 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आपका डेट कम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, आपका डेट अगर कम है तो बहुत अच्छी बात है. तो रिडम्पशन ऑफ डेट से आप अपना डेट टू टोटल एसेट रेशियो को इंप्रूव कर सकते हो. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ नेट इनकम टू द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नोन एज, नेट इनकम टू द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मतलब हितेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हितेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये क्या आ जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा. ओके, हितेश क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर.
ट्रेंड एनालिसिस हेल्प कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ फर्म। ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, तो ये आप बड़ा ढंग से पढ़ गए ना, वो बड़ा आसान सा है, 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, गलत करके आ जाते हैं, ध्यान से। ट्रेंड एनालिसिस ओवर अ पीरियड ऑफ फर्म, ओके। तो ट्रेंड मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ फर्म, मतलब ट्रेंड देखा जाता है कि 2020, 21, 22, 23, 24 आपका क्या ट्रेंड रहा, आपके डेटा में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, या क्या डेटा में क्या सुधार हुआ है, क्या खराबी आई है, जो भी है वो देखा जाता है ट्रेंड एनालिसिस करके, ओके। फिर उसके बाद सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कम हो रहा है वगैरह, ये सब ट्रेंड एनालिसिस का पार्ट होता है। अ करंट रेशियो ऑफ लेस देन 1 मींस, अच्छा करंट रेशियो 1 से भी कम है, हमारे अकॉर्डिंग तो आइडियल रेशियो 2 रेशियो 1 है। इसका मतलब करंट एसेट्स यहाँ पर करंट लायबिलिटी से भी कम है, ओके। करंट लायबिलिटी से करंट एसेट कम है होने का मतलब, ओहो, यहाँ पे तो ऑप्शन में तो सिर्फ इतना सा दे रखा है, इसका मतलब और बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए आपके पास प्रॉपर करंट एसेट्स नहीं है, ओके। इसका मतलब अगर करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ गया तो आपको अपने फिक्स्ड एसेट को बेचना पड़ जाएगा, ओके। नेक्स्ट, a firm has capital 10 lakh, sales 5 lakh, gross profit 2 lakh, expenses 1 lakh, what is the net profit ratio? तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 2 लाख का और खर्चे हैं P&L के 1 लाख के, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। और सेल्स आपको दे रखा है कितना, 5 लाख, तो ये आ जाएगा 20% नेट प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट, XYZ has earned 8% रिटर्न ऑन एसेट ऑफ ₹5 लाख, 50 लाख की एसेट पे आप 8% कमाई करते हैं, इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपए, 50 लाख का 8%। नेट प्रॉफिट रेशियो आपका 5% है, बताइए सेल्स कितना है। अब नेट प्रॉफिट रेशियो 5% है, मतलब आप सेल्स का 5% कमाते हैं और 4 लाख का आपका प्रॉफिट है, मतलब 4 लाख 5% के बराबर है, तो 4 लाख डिवाइड बाय 5% कर दो, आपके पास सेल्स आ जाएगा 80 लाख रुपए की सेल्स, जिसपे आप 5% कमाते हैं, 4 लाख रुपए, ओके। नेक्स्ट, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ अ फर्म आर इंटरेस्टेड इन, आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर हैं या क्रेडिटर्स, वो किस में इंटरेस्ट होते हैं, उस फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन में, कि भैया बंदे के पास पैसा देने के लिए तो है ना, ओके। तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, उसको लिक्विडिटी पोजीशन, अब आप कहेंगे सर प्रॉफिट होगा तभी तो लिक्विडिटी रहेगा, डायरेक्ट हिट करो ना, क्यों प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पे जाके लिक्विडिटी पे जाते हो, ओके। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डेट सर्विस कैपेसिटी ऑफ अ फर्म, इसमें से कौन सा मेजरमेंट आपको बताता है कि फर्म के पास अपनी डेट को सर्व करने के लिए कैपेसिटी है, मतलब डेट का पेमेंट करने के लिए आप कैपेबल हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो याद है ना, फॉर्मूला क्या होता था, ईवीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईवीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, कि आप अपने इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए आपके पास कितना कमाते हैं, कितनी कमाई है, ईवीआईटी इज अवेलेबल फॉर द इंटरेस्ट। मान लो ईवीआईटी 5 लाख है, इंटरेस्ट 1 लाख है, इसका मतलब ऐसा इंटरेस्ट, ये 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट तो 5 बार पे किया जा सकता है, 5 टाइम्स, आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा इसका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ओके। नेक्स्ट, gross profit ratio of for a firm remains same but the net profit ratio is decreasing, the reason for such behavior could be, अच्छा जीपी रेशियो सेम है बट नेट प्रॉफिट रेशियो कम हो रहा है, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो सीओजीएस अगर इफेक्ट होगा ना तो आपका जीपी भी इफेक्ट होगा, बट वो बोल रहा है जीपी रहेगा सेम। इंक्रीज इन डिविडेंड, मगर डिविडेंड से जीपी रेशियो एनपी रेशियो दोनों को फर्क नहीं पड़ता, ओके। डिक्रीज इन द सेल्स, इससे तो जीपी भी कम हो जाएगा, ओके। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, यस, आपके अगर खर्चे बढ़ेगा, कुछ लिखा हुआ नहीं है सर कौन से खर्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप इनडायरेक्ट ही मानोगे ना ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे अभी तो इनडायरेक्ट ही माने थे, पीएनएल का ही तो माना था, तो खर्चे अगर बढ़ेंगे तो यस आपका नेट प्रॉफिट कम होगा, जीपी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, अ हायर रिसीवेबल टर्नओवर इज नॉट डिजायरेबल, क्या आपको रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो इज नॉट डिजायरेबल, भैया चाहिए डेटा टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना बढ़िया है, क्यों, उतना जल्दी डेटर आपको पैसा लगे देंगे ना, तो ये तो गलत हो गया, ओके। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड अपॉन टैक्स रेट, नो, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, इसमें कहा बीच में टैक्स आ गया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट पीबीटी, पीबीटी के बाद आता है टैक्स, ओके। फिर उसके बाद तो ये भी सही नहीं है। इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट रेशियो मींस इंक्रीज इन द सेल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो अगर इंप्रूव हो रहा है तो सेल्स इंप्रूव हो रही है, नहीं नहीं, सेल्स पे प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, तो ये भी सही नहीं है।
लोअर डेट इक्विटी रेशियो मींस लोअर फाइनेंशियल रिस्क। बिल्कुल, जितना डेट कम होगा उतना आपका फाइनेंशियल रिस्क भी कम होगा। ओके, चलिए, क्योंकि इंटरेस्ट का बर्डन कम रहेगा। नेक्स्ट 62, डेट टू टोटल एसेट ऑफ अ फर्म इज 0.2। डेट टू टोटल एसेट मतलब डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी 0.2 है, और डेट टू इक्विटी आपको पूछा है कितना होगा, तो मैंने कहा अगर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी 0.2 बता रहा है, मतलब डेट प्लस इक्विटी कह रहा है 1 है, डेट 0.2 है, इसका मतलब इक्विटी कितना होगा, इक्विटी होगा 0.8। तो अब पूछा डेट टू इक्विटी, तो मैंने लिख दिया भैया डेट अपॉन इक्विटी, डेट है 0.2, इक्विटी है 0.8, सो इट इज 0.2 डिवाइड बाय 0.8 कितना आएगा, 0.25। डन, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स एनालाइजिंग रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। इनमें से आपको हेल्प कौन कर रहा है, किसमें, रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर को कैलकुलेट करने में, मतलब आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी को एनालाइज करने में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए तो अर्निंग्स पर शेयर इतेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये जो अर्निंग पर शेयर है यही आपको आरओई कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। ओके, एनालाइज करने में हेल्प करता है। रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो बिलोंग्स टू, ऑब्वियसली रिटर्न है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियोज क्या होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज वगैरह। सॉल्वेंसी रेशियोज, डेट टू इक्विटी रेशियोज वगैरह। टर्नओवर रेशियोज आपको पता ही है सारे के सारे, ठीक है ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 65, क्वेश्चन नंबर 65, XYZ Limited has a debt equity ratio of 1.5 as compared to 1.3 industry average. It means that the firm has, अच्छा आपकी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1.5 है, और इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग कर रहे हो, सर ये इंडस्ट्री और कंपनी क्या होती है, देखो आपकी कंपनी है एसबीआई, ठीक है ना, तो ये तो हो गई कंपनी, और कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है। तो पूरा इंडस्ट्री जहां पे और भी कंपनीज है उनका एवरेज 1.3 है डेट इक्विटी रेशियो, और आपका डेट इक्विटी रेशियो 1.5 है, इसका मतलब आपके यहाँ डेट बर्डन ज्यादा है, इसका मतलब आपके यहाँ फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा है। नेक्स्ट, ओके, रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू स्टडी लिक्विडिटी, turnover, profitability, etc. of a firm. What does debt equity ratio helps to study? Debt equity ratio किसने बताया, अभी बताया था, solvency ratios है। ओके, तो debt equity ratio मतलब solvent, कंपनी solvent है या नहीं है। ओके, in inventory turnover calculation, what is taken in the numerator? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीओजीएस को न्यूमरेटर में रखा जाता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आर इंक्लूडेड इन, याद रखना इंड एस 7, इंड एस 7 है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो देखो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट एफएम का पार्ट है, तो हालांकि ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, पूछ लिया, इंड एस 7 याद रख लेना, ठीक है ना। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट लकी नंबर 7। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसमें रेफर्स टू, सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, केई, केपी, केडी, केआर, ये सब क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि आप अपनी कैपिटल पे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ रिक्वायर्ड कैपिटल। मतलब केई क्या हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपनी कैपिटल पे क्या चाहते हैं, रिक्वायर्ड कितना है उनका। केपी क्या आ गया, केपी आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, एक्सपेक्ट क्या करते हैं, दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। केयू मतलब ओवरऑल आप अपनी कैपिटल पे कितना कमाना चाहते हैं। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फंड हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स पर एक्चुअली तो कुछ देना ही नहीं पड़ता है, डायरेक्टली तो कुछ देना ही नहीं पड़ता है, तो ये इसे बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसपे आपको देना पड़ता है, एक्चुअली देना पड़ता है, जैसे कि डिवेंचर्स है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिविडेंड देना पड़ेगा, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अब इक्विटी है तो इक्विटी पे डिविडेंड दिया जाता है, तो यस एक्सप्लिसिट भी है, और कुछ पोर्शन इसका इम्प्लिसिट भी हो जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी होती है, अगर सिंपली ऐसा पूछा जाए, वैसे तो देखो डिपेंड करता है कि इसकी कॉस्ट
रेट देखना पड़ता है ना, काफी सारे फैक्टर्स चेक करना पड़ता है। लेकिन सिंपल आसान भाषा में अगर नॉर्मली ऐसा चलते फिरते तुमसे कोई पूछे कि किसकी कौन सी कैपिटल की कॉस्ट ज्यादा होती है, तो बोल देना इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा होती है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ऑल्सो नॉन एज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिस्क फ्री रेट हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बॉन्ड एंड डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन, जितनी भी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है वो आफ्टर टैक्स की जाती है। नेक्स्ट, WACC इज जनरली डिनोटेड बाय KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर टैक्स एडजस्टमेंट, किसको कौन सी कैपिटल पे टैक्स एडजस्टमेंट करना पड़ता है? डिबेंचर्स पे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स पे। ओके डन। देखो जी, टाइम कंप्लीट हो गया है। अब बाकी बचे एमसीक्यूज नेक्स्ट क्लास में करने पड़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी एमसीक्यूज करवाइए ताकि उनके भी स्कोर अच्छा हो, नंबर अच्छे आए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करोगे तो और अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा मैं विश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।